तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉइज़ के बारे में। बट उससे पहले कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो उसको पहले जो भी बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं देखना, तो उन लेक्चर्स को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर नॉइज़ वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो नॉइज़ क्या होता है? तो नॉइज़ बेसिकली एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो इंटरफेयर करता है कम्युनिकेशन के साथ या मेजरमेंट ऑफ अनदर सिग्नल के साथ। ठीक है, तो नॉइज़ भी बेसिकली एक पार्ट सिग्नल का ही होता है, पर ये अनवांटेड होता है, ऐसा सिग्नल जिसको हम नहीं चाहते हैं कि ट्रांसमिट हो, ठीक है, या इंटरफेयर करें हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, और नॉइज़ का प्रेजेंस होने की वजह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है, और मतलब जो हमारा सिग्नल है वो ठीक तरह से ट्रांसमिट नहीं हो पाता और बहुत सारे केसेस में लॉस भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने के लिए नॉइज़ की स्टडी करना ज़रूरी है, और उससे पहले नॉइज़ के बारे में पढ़ के फिर हम देखते हैं कि इसको हम रिमूवल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी नॉइज़ की। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ नॉइज़ होते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़। अब देखिए, नॉइज़ जो है प्राइमरली दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल नॉइज़, जो दूसरी होती है आपकी इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल नॉइज़ तीन टाइप की होती है: एटमॉस्फेरिक नॉइज़, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ और मैन मेड नॉइज़। ठीक है, मैन मेड या इसका दूसरा नाम भी होता है इंडस्ट्रियल नॉइज़। ठीक है, इंटरनल नॉइज़ होती है आपकी थर्मल नॉइज़, शॉर्ट नॉइज़, ट्रांजिट टाइम नॉइज़ और मिसलेनियस इंटरनल नॉइज़। ठीक है, तो जो इस वीडियो लेक्चर में है हम मेन कंसंट्रेट करेंगे वो करेंगे एक्सटर्नल नॉइज़ के ऊपर। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल नॉइज़ के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इंटरनल नॉइज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे, बट अभी का जो मेन टॉपिक है हमारा रहेगा वो रहेगा आपका एक्सटर्नल नॉइज़। ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जो एक्सटर्नल नॉइज़ होती है ना आपकी, वो रिड्यूस की जा सकती है हम अगर रिसीवर की लोकेशन चेंज कर दें या पूरे सिस्टम की लोकेशन चेंज कर दें। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, और भी सेवरल फैक्टर्स हैं, उस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते या इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये मतलब ये प्रेजेंट ही रहती है आपकी। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है? या तो हम लोकेशन ऑफ रिसीवर चेंज कर दें, या जो इंटायर सिस्टम है हमारा कम्युनिकेशन का, ठीक है, ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर, पूरा इंटायर सिस्टम जो हमारा होता है उसको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, जबकि इंटरनल नॉइस को क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं मैथमेटिकली, और इसको हम एक लार्जर एक्सटेंट तक रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉपर डिजाइनिंग करें रिसीवर की तो हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल नॉइस के बारे में। तो एक्सटर्नल नॉइस की क्या डेफिनेशन होती है? द नॉइस हुज सोर्सेज आर एक्सटर्नल टू द रिसीवर, वो एक्सटर्नल नॉइस की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो नॉइस एक्सटर्नल होती है रिसीवर के, ठीक है, मतलब जो नॉइस प्रेजेंट होती है बट एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से प्रेजेंट होती है, उसको एक्सटर्नल नॉइस कहते हैं आपका। ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल नॉइस में कौन कौन से आ जाते हैं आपकी? एक होती है आपकी एटमॉस्फेरिक नॉइस, ठीक, एक होती है एटमॉस्फेरिक नॉइस, जो सेकंड होती है आपकी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस, और जो थर्ड होती है आपकी वो होती है मैन मेड नॉइस। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे आपका वो पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक नॉइस के बारे में। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक नॉइस के बारे में पढ़ते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नॉइस या इसको स्टैटिक नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नॉइस या स्टैटिक ये होता किस वजह से? ये लाइटनिंग की वजह से होता है। ठीक है, लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग होती कैसे? थंडरस्टॉर्म से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है, जब भी थंडरस्टॉर्म होता है, ठीक है, उससे लाइटनिंग डिस्चार्ज होती है, या अदर नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ठीक है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रैंडम होते हैं नेचर में, क्योंकि नॉइज वैसे भी एक ऐसा सिग्नल होता है जो रैंडम होता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का मतलब क्या हुआ कि इंपल्स हमारा एक ऐसा सिग्नल होता है जो जिसकी ड्यूरेशन जो होती है इंपल्स सिग्नल की, ड्यूरेशन इज लेस, लेकिन एम्पलीट्यूड काफी हाई रहता है। ठीक है, हाई एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं रैंडम होती हैं नेचर में, मतलब हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
अब ये जो एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है या जब भी लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, वो एक एंटायर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब क्या होता है जब मतलब ये सारे रेडियो सिग्नल जो आपके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका एंटायर फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है जब रेडियो वेव्स का रिसेप्शन होता है, ठीक है, वो भी सेम फ्रीक्वेंसी बैंड में आपकी लाई करती है, ठीक है। मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं आपका, वो भी सेम फ्रीक्वेंसी बैंड में लाई करता है। तो अब क्या होता है कि जो जो रिसीविंग एंटीना होता है हमारा, वो जो रेडियो सिग्नल जो डिजायर्ड सिग्नल है उसको रिसीव तो करता है, प्लस ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या जो ये डिस्टरबेंस है इनको भी रिसीव कर देता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है नॉइस, ये एटमॉस्फेरिक नॉइस हम इंटरफेयर करती है, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है एटमॉस्फेरिक नॉइस की वो फ्रीक्वेंसी से वेरी करती है, ठीक है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी आपकी कहने का मतलब हम बढ़ा देंगे तो इस नॉइस का इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है दस लार्ज एटमॉस्फेरिक नॉइज इज जनरेटेड इन लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लो और मीडियम फ्रीक्वेंसीज में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। जनरली जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो किलोहर्ट्ज के रेंज में आती हैं, ठीक है, सम किलोहर्ट्ज तक जाती हैं। और जो आपकी जब हाई फ्रीक्वेंसी आता है जैसे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF का मतलब होता है आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब हम काफी हाई फ्रीक्वेंसी तक जाते हैं ये फ्रीक्वेंसीज मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में आ जाती है, ठीक है। तो जब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जाते हैं तो इस सब नॉइस का जो है आपका इफेक्ट कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नॉइस का इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट इन नॉइस पे क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इनका इफेक्ट ज्यादा होता है लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन जैसे हम VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड तक पहुंचते हैं तो इनका जो है इफेक्ट वो जो है कम हो जाता है, ठीक है, मिनिमाइज हो जाता है। अब और जो VHF और UHF आती हैं ये ऑलमोस्ट मेगाहर्ट्ज में आती हैं, आपकी मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज तक आती है, मेगाहर्ट्ज टू गीगाहर्ट्ज तक होती है। और ये जो आपकी लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी है ये किलोहर्ट्ज टू मेगाहर्ट्ज तक आती है, ठीक है। जनरली किलोहर्ट्ज तक ही रहती है, ठीक है। अब जो हम देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप की आपकी नॉइज हम देखेंगे जो होती है आपकी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब होता है कि जो आउटर स्पेस में ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट है उसके वजह से जो नॉइज आ रही है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज, ठीक है। और वो भी आपकी दो टाइप की होती है। जो फर्स्ट वन होती है एक तो होती है आपकी सोलर नॉइज और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी कॉस्मिक नॉइज, ठीक है। अब पढ़ते हैं सोलर नॉइज के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिकल नॉइज होती है, ठीक है, जो सन से आती है, ठीक है। अब अब सन से कैसे प्रोड्यूस होती है नॉइज, तो सन जो है आपका एक रेडिएटिंग बॉडी होता है, ठीक है, एक रेडिएटिंग बॉडी होता है और ये क्योंकि काफी हाई टेम्परेचर होता है सन पे तो उससे भी काफी तरह की नॉइज जो है ओरिजिनेट करती है, ठीक है। अब जो हम देख सकते हैं कि जो सन का टेम्परेचर होता है कोर तो काफी हाई टेम्परेचर पे होता है बट एट और अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका सरफेस पे टेम्परेचर होता है, ठीक है। और एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है रेडिएट करता है सन इन द फॉर्म ऑफ नॉइस, ठीक है। और जो ये नॉइस रिलीज होती है वो एक वाइड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में रिलीज होती है, ठीक है ना, एक काफी लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में को कवर करती है। तो लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर करने का मतलब क्या होता है, देखिए जितनी ज्यादा लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर करते जाएगा उतने ज्यादा सिग्नल्स होते हैं जिसे उतने ज्यादा सिग्नल्स को वो डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस पे होती है, ठीक है। तो वेरी वाइड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कवरेज बढ़ेगी उस नॉइज की उतनी ज्यादा सिग्नल्स डिस्टॉर्ट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है सन वो टाइम के साथ बदलती है, ठीक है। इनफैक्ट जो सन होता है वो 11 ईयर की नॉइज साइकिल होती है, ठीक है। उसकी 11 ईयर नॉइज साइकिल का मतलब है कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा नॉइज प्रेजेंट होती है और एक टाइम पे बहुत कम नॉइज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक
जो है आपका एक 11 ईयर का नॉइज साइकिल होता है, ठीक है ना। अब लिखा है ड्यूरिंग द पीक ऑफ साइकिल, मतलब जब एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज प्रोड्यूस होती है। पीक का मतलब जब लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज सन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा रेडियो सिग्नल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रेडियो सिग्नल इंटरफेरेंस होता है, और उसकी वजह से काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि सन का इतना लार्ज टेम्परेचर होता है, मतलब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तो सरफेस का टेम्परेचर है, उसकी वजह से काफी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज निकलती है और काफी लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर करती है। तो लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर जब करती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ जितने सिग्नल्स हो रहे हैं, जितने जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही है आपकी, एक और भी डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हैंडल होती है, कहने का मतलब है कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती, ठीक है। और जो जो ये आपका सन होता है वो 11 ईयर की नॉइज साइकिल होती है। इसकी नॉइज साइकिल का मतलब है कि एक टाइम पे पीक नॉइज प्रोड्यूस होता है और एक टाइम पे लो नॉइज प्रोड्यूस होते हैं। तो पीक टाइम पर जो नॉइज होती है वो काफी ज्यादा रेडियो सिग्नल इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज जो है अनयूजेबल हो जाती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक। तो ये तो पहले टाइप की हमने नॉइज कवर की, सोलर नॉइज। सेकंड होती है आपकी कॉस्मिक नॉइज। कॉस्मिक नॉइज का मतलब क्या होता है, देखिए सन भी एक स्टार है, बट सन से भी काफी दूर स्टार्स हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस स्टार्स जो मतलब सन की तरह बिहेव करते हैं, इनकी भी हाई टेम्परेचर होती है, ठीक है। ये भी नॉइज रिड्यूस करते हैं जैसे हमारा सन रिड्यूस करता है, ठीक है। तो जो नॉइज रिसीव्ड होती है इन डिस्टेंस स्टार से, डिस्टेंस मतलब काफी दूर, मतलब सन से भी कुछ काफी दूर पे जो स्टार्स प्रेजेंट है उसकी वजह से जो नॉइज आ रही है, ठीक है। तो जो नॉइज रिसीव्ड होती है इन डिस्टेंस स्टार के द्वारा उसको थर्मल नॉइज कहते हैं, या ब्लैक बॉडी नॉइज भी कहते हैं, ठीक है। और ये जब ये जो नॉइज होती है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर द एंटायर स्काई, कहने का मतलब है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है काफी ज्यादा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब ये लिखा है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो नॉइज है हम अपनी ओन गैलेक्सी से भी रिसीव करती हैं, मतलब हमारी ओन गैलेक्सी कौन सी होती है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट सोर्स जो होते हैं जैसे क्वासर्स और पल्सर्स हैं, इसकी वजह से भी हमारी काफी ज्यादा नॉइस रिसेप्शन होता है, ठीक। तो ये तो दो टाइप की आपकी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस हो गई, एक हो गई सोलर नॉइस और जो सेकंड हुई वो हो गई आपकी कॉस्मिक नॉइस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप की नॉइस है वो आती है आपकी मैन मेड नॉइस, ठीक है। मैन मेड नॉइस, या इसको हम एक इसका दूसरा नाम भी होते हैं तो इंडस्ट्रियल नॉइस भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैन मेड नॉइज या इंडस्ट्रियल नॉइज का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिकल नॉइज जो सोर्सेज से प्रेजेंट होती है, जो ऐसे सोर्सेज से प्रेजेंट होती है जैसे आपका एक हो गया आपका ऑटोमोबाइल सोर्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हो गया, ठीक है, स्विच गियर्स हो गया, लीकेज फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइंस हो गया, फ्लोरेसेंट लाइट्स हो गया, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से या इलेक्ट्रिकल मशीन से जो नॉइज प्रोड्यूस होते हैं। ये जो नॉइज प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज से ड्यूरिंग, मतलब ये जो नॉइज प्रोड्यूस होती है वो आर्क डिस्चार्ज से होती है, ठीक है, जब हम इन मशीन्स का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। और जो मैन मेड नॉइज होती है ये ज़्यादा इंटेंसिव होती है इंडस्ट्रियल या डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज पे, मतलब जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा इंटेंसिव होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन टाइप की नॉइज हमने कवर कर दिया जो आपकी इस जो आपकी सिलेबस में है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जो इंटरनल नॉइसेज आती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।